हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। 10th क्लास के लिए हिंदी मीडियम के लिए साइंस सब्जेक्ट को मैं लेकर के आया हूं। बच्चों, आपको अपनी स्टडी पर विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि बगैर स्टडी के कहीं कुछ भी नहीं है। सच मानिए, बगैर स्टडी के कहीं कुछ भी नहीं होने वाला है। और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, आज 20 तारीख हो गई है। 20 अगस्त अगस्त का महीना निकल गया। और इस अगस्त के महीने के बाद में भी आप जो है अगर उसको नहीं समझ पाए तो बड़ी दिक्कत आएगी। तो इसलिए, और आपको एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि आपका ना सिलेबस लगभग लगभग कंप्लीट होने की कगार पर है। केवल 2 से 3 चैप्टर आपके बचते हैं। 3 चैप्टर आपके बचते हैं जो कि बहुत 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 इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, एक चैप्टर उसमें से ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये चैप्टर आपको पास कराने वाला चैप्टर है। तो बच्चों, आपको अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है। आपको अपने टीचर्स के साथ जुड़ाव बनाए रखना है। आप अगर जुड़ाव बनाए रखेंगे तो उससे जो है कहीं ना कहीं काम हो पाएगा। आपके टीचर्स आपके लिए इतने सारे मेहनत करते हैं, इतना कुछ करते हैं, तो आपको भी उसमें अपना कुछ ना कुछ आपको अपना रोल प्ले करना चाहिए। आफ्टर ऑल, कल हमने पढ़ा ऊर्जा के स्रोत चैप्टर में से। कल हमने पढ़ा सौर कुकर की कमियां हमने पढ़ी कि बहुत सारी कमियां हैं। सब्जी वगैरह बनती नहीं है। सब्जी बन तो जाती है लेकिन फ्राई नहीं हो सकती, अंडे फ्राई नहीं हो सकते, रोटियां नहीं बन सकती, सब ये बहुत सारी कमियां हैं। तो उसका मॉडिफाइड रूप हम लेकर के आए हैं आपके सामने, और वो है सौर भट्टी। सौर भट्टी क्या है? सौर कुकर का एक संशोधित रूप है, जिसमें उसमें परावर्तक तल कौन सा था? समतल दर्पण था। और इसमें जो परावर्तक तल है वो कौन सा है? अवतल दर्पण है। बड़े आकार का अवतल दर्पण है। लाइट वाला चैप्टर बच्चों आप कर चुके हैं। प्रकाश अपवर्तन परावर्तन आप कर चुके हैं। और मानव नेत्र वाला चैप्टर आप कर चुके हैं। तो प्रकाश अपवर्तन परावर्तन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था जो अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण समांतर पड़ती हुई प्रकाश की किरणों को क्या करता है? अभिसारित कर देता है। यानी कि क्या मतलब है? एक जगह पे इकट्ठी कर देता है। जहाँ पे ये इकट्ठी करेगा, यहाँ हम इस सौर कुकर को रख देंगे, और सौर कुकर यहाँ पर रखेगा तो इसके अंदर जो कांच की प्लेट होगी वो अपने अंदर ऊष्मा को, प्रकाश को ज़्यादा मात्रा में अवशोषित कर पाएगी। और ज़्यादा मात्रा में अवशोषित कर पाएगी तो उसके अंदर का तापमान लगभग 500 से 700 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और इतने अधिक तापमान पर आप आसानी से उस अंडों को, सब्जी को, रोटी को आसानी से काम में अपना ले सकते हैं। अंडे फ्राई किए जा सकते हैं, तले जा सकते हैं, उबाले जा सकते हैं। फ्राई वेज जो आपका जो बनाना होता है, उससे जो भी कुछ आप मटेरियल बनाना चाह रहे हैं वो सब बन जाएगा। सब्जी फ्राई हो जाएगी, दाल फ्राई हो जाएगी, रोटी बन जाएंगे, सारा कुछ काम इससे हो जाएगा। लेकिन फिर भी इसमें कमियां हैं। और ये भी बादलों वाले दिन में काम नहीं करेगा। ये भी रात्रि के टाइम पे काम नहीं करेगा। समय अपेक्षाकृत गैस की अपेक्षा, जो गैस बर्नर होता है, चूल्हा होता है, उसकी अपेक्षा इसमें कुछ ज़्यादा लगेगा। तो ये सारी बातें आप समझ लें। इसके बाद में सौर सेल के बाद बात आती है। सौर सेल क्या है? सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जो कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। एक सिलिकॉन धातु, सिलिकॉन होती है, अब उपधातु है, ये उपधातु मिश्र धातु, यानी कि धातु और अधातु के बीच में। तो इसका गुण है, सिलिकॉन के ऊपर जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो इसके अंदर बिजली, विद्युत करंट जो है पैदा हो जाता है। तो ये विद्युत ऊर्जा बना देती है। तो सिलिकॉन से विद्युत ऊर्जा बनानी है हमें, और विद्युत ऊर्जा के लिए हमें जो है इसका उपयोग करना होता है। और इसी ऐसे ही बहुत सारे सौर सेलों को जोड़ करके हम एक युक्ति बनाते हैं जिसका नाम हम सौर पैनल कहते हैं। तो जिससे कि विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है सौर ऊर्जा से। ठीक है, ये पर्यावरण हितैषी होता है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, एक बार लगाने के बाद काफ़ी सुविधाजनक है। जो गवर्नमेंट है वो भी इसकी 25 ईयर्स ये वारंटी देती है, 25 ईयर्स।
तो आप समझ रहे हो बहुत लंबा टाइम है, तो लगाने के बाद जो है बहुत कम खर्चा है। और इससे जो है पर्यावरण हितैषी है ये, किसी भी तरह का कोई पॉल्यूशन इससे होने वाला नहीं है। ठीक है, एक बार लागत लग गई तो उसके बाद कोई परेशानी नहीं आएगी। और अभी ये क्या है, जो लोग मर्चेंट नेवी में होते हैं, जो समुद्री जहाज़ों पे जो काम करते हैं जो लोग, वो तो उनका तो जीवन समुद्र के पानी के बीच में ही गुजरता है। तो समुद्र का पानी हुआ, समुद्र हुआ तो समुद्र में क्या वो लोग अपने काम नहीं करेंगे? क्या उन्हें बिजली की आवश्यकता नहीं होगी? ऑब्वियसली होगी। तो ऑब्वियसली होगी, तो वहाँ पे कौन ट्रांसफार्मर आएगा या कौन से भाखड़ा बांध से लाइन गई या कहीं कोई कुछ नहीं गया। तो वहाँ पे ये सौर पैनलों का उपयोग विद्युत ऊर्जा बनाने के लिए किया जाता है। अभी हमने जो भारत ने छोड़ा था मिशन चंद्रयान, ठीक है, तो चंद्रयान जो छोड़ा था, चंद्रयान जो है वो क्या है, ऐसे अंतरिक्ष में जा कर के भी उसे ऊर्जा चाहिए। उसके अंदर जो कैमरे हैं उनको लाइट चाहिए, वो फोटो खींच सकें, सारा कुछ सकें, मूव कर सकें तो उसके लिए उन्हें जो है एनर्जी चाहिए होती है, और वो उस एनर्जी का स्रोत तो वहाँ पे भी कुछ नहीं है। यही सौर पैनल उसका उपयोग करते हैं। रेगिस्तान में जहाँ कोई नहीं रहता, ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, वहाँ पर रहने वालों के लिए विशेष सुविधाकारी होता है। तो ये सौर पैनल जो है होता है। लेकिन अब बात आती है कि इतनी सारी लाभ हैं तो फिर तो हो ही जाना चाहिए, फिर तो हमें भी लगवा लेना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत ही खर्चीला होता है। आप अब देखें, एक वाट के लिए मैंने भी देखा था, एक वाट के लिए वो कहता है 45 रुपये से 50 रुपये पर वाट, 50 रुपये पर वाट या 70 रुपये पर वाट। ठीक है, 70 रुपये पर वाट। और एक वाट ऊर्जा से तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, आपका जो बल्ब है वही 100 वाट से जलता है, पंखा है वो 60 से 70 वाट में चलता है, टीवी है, तो हम सारे काम करने होते हैं। तो कम से कम 100 या 1000, 1 किलोवाट का तो हम लगवाने की कोशिश करेंगे ही सौर पैनल को। 1 किलोवाट का मतलब है 1000 गुना में 70, सीधा सा आप लगा लीजिए। ठीक है, तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, तो अपने लगा लीजिए कितना खर्चा होगा। उसके कारण क्या है कि एक जो सौर सेल है, एक सौर सेल से जो उत्पादित ऊर्जा है वो बहुत ही कम है, 0.8 वाट एनर्जी उत्पन्न हुई। तो इतनी ऊर्जा हमारे काम में आएगी नहीं। तो अगर उन सभी सौर सेलों को जोड़ने के लिए कोई हल्की धातु उपयोग करते हैं, तांबा उपयोग करते हैं या फिर एल्युमिनियम उपयोग करते हैं, कोई और मिश्र धातु, तो उसका प्रतिरोध ही इतना हो जाएगा कि वो जो ऊर्जा है वो काम में आ ही नहीं पाएगी। इसलिए इसे जोड़ने के लिए ऐसी धातु चाहिए जिसका प्रतिरोध बहुत ही कम हो, और वो है चांदी। तो चांदी का उपयोग किया जाता है जिनको जोड़ने में। चांदी जब उपयोग होगी तो ऑब्वियसली इसकी कीमत बढ़ ही जाएगी। और ये भी बादलों वाले दिन में कार्य क्षमता थोड़ी कम हो जाएगी इसकी, रात्रि के टाइम पे तो ये काम करेगा ही नहीं। ठीक है जी, क्या हुआ, सौर पैनल। और इसके बाद में समुद्री ऊर्जा का दोहन हम करेंगे। समुद्र हमारे पृथ्वी पे लगभग 3/4 हिस्सा, लगभग 71% भाग समुद्र में डूबा हुआ होता है। तो इतने बड़े भूभाग को क्या हम ऐसे ही खाली छोड़ दें? जी नहीं, उससे भी हम ऊर्जा को प्राप्त कर लेते हैं। बहुत सारे आजकल की टेक्निक हैं। तो समुद्र में ऊर्जा के लिए जो है तरंग ऊर्जा होती है, महासागरों में अलग अलग स्थान पर तरंगें आती हैं। ऐसे इलाके हम सर्च करते हैं जहाँ पे समुद्र जमीन से 3 तरफ से घिरा हुआ हो, प्रायद्वीप। ठीक, उसको कहते हैं प्रायद्वीप। ठीक है, आपको एसएसटी वाले सर अच्छे से बता देंगे, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीप पूछ लेना आप बेशक से। तो प्रायद्वीप क्या होते हैं, ये मैं आपको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बीच में यहाँ तो पानी है, ये इस इलाके में वाटर है। ठीक है, बीच बीच में, और ये जमीन है। ठीक, तो इस तरह के पोर्शन को प्रायद्वीप कहते हैं। अब क्या है, इस तरह का ही कोई इलाका हो, ठीक है, इस तरह का ही कोई इलाका हो, और इस तरह के इलाके में बीच में पानी में एक दीवार बना दें, तो इधर वाला जो पोर्शन है वो क्या बन गया, तालाब बन गया। तो समुद्र की लहरें इससे आएंगी, दीवार से टकराएंगी और उछाल लेकर के इस तालाब में आकर के इकट्ठी हो जाएंगी। लेकिन कि हमें क्या करना है,
हमने दीवार भी बनाई, हमने तालाब भी बनाया। तालाब की जो दीवार है, दीवार के नीचे से पानी को वापस समुद्र में छोड़ रहे हैं, और यहाँ पे हम टरबाइनें लगा रहे हैं। ठीक है, और टरबाइनों के ऊपर ये पानी प्रेशर से नीचे तालाब में से अंदर आता जाएगा। तो ये टरबाइन लगातार घूमती रहेगी, और इसका संपर्क कहीं ना कहीं दूर किसी जनरेटर से होगा, और जो जनरेटर है वो क्या काम करेगा, विद्युत उत्पादन करेगा। ठीक है जी, ये जनरेटर है। तो ये जो है इस तरह से इससे भी उपयोग हो जाएगा तरंग ऊर्जा का। और इसके बाद में एक है सागरीय तापीय ऊर्जा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। समुद्र ऊर्जा में सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है सागरीय तापीय ऊर्जा। क्या होता है, समुद्र का पानी लगातार तरंगें उसमें हिलती रहती हैं, उठता रहता है, कभी ऊपर आता है कभी नीचे। तो समुद्र का पानी आपस में रगड़ मारता रहता है, जिसके कारण वो काफ़ी गर्म हो जाता है। और इसके बाद भी वो जो है दिन के टाइम ऊष्मा को, सारी ऊष्मा को इकट्ठा करता रहता है, तो उसका ऊपरी सिरा बहुत अधिक गर्म हो जाता है। और वो इतना गर्म है कि जैसे द्रवित अमोनिया हुआ, तो द्रवित अमोनिया जैसे तीव्र वाष्पशील पदार्थों के वाष्प बनाने के लिए सफिशियंट है। तो उस ऊपर के सतह के गर्म सतह पर हम द्रवित अमोनिया जैसे पदार्थ रख देते हैं। अब इन द्रवित अमोनिया को जैसे ही इसके ऊपर रखेंगे, क्या होगा, इनकी तीव्रता से वाष्प बनेंगे। उन वाष्पों के प्रेशर को हम टरबाइन पे डालेंगे, टरबाइनें घूमेंगी, टरबाइनें घूमेंगी, जनरेटर घूमेगा, विद्युत बनेगी। ये तो काम हो गया बिजली बनने का। अब वो जो वाष्प बनी उनका क्या करें, उनको ऐसे ही वायुमंडल में छोड़ दें? नहीं, ऐसे वायुमंडल में छोड़ेंगे कहाँ से बार बार द्रव्यता अमोनिया लाएंगे। क्या होता है, पानी जो समुद्र का है उसमें 2 किलोमीटर गहरे पानी, गहरे गहराई से पानी निकालेंगे हम। 2 किलोमीटर समुद्र की सतह के 2 किलोमीटर गहरे में पाइप डालेंगे, और पाइप से मोटर निकाल लगा करके उस पानी को नीचे से खींचेंगे। तो उसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस कम होगा ऊपर वाली सतह की अपेक्षा। अब जो कम तापमान है, तो वो ठंडा पानी उन अमोनिया के वाष्प जिस पाइप में से होकर के गुजर रही हैं, उन पाइपों के ऊपर डाला जाएगा। वाष्पों के ऊपर नहीं डलेगा, प्रॉपर पाइपों के ऊपर डलेगा। तो पाइप ठंडे हो जाएंगे, जिनसे कि वो वाष्पें ठंडी हो जाएंगी, वाष्प ठंडी हो जाएंगे। तो फिर उनको दोबारा से द्रवीकरण अमोनिया जो है, द्रवित अमोनिया में वो दोबारा बन गई, और दोबारा से उसका जो है जो वाष्प बनाए जा सकते हैं। इस तरह से जो है विद्युत उत्पादन होता है। तो ये आपका बच्चों, ये हो गया आपका। ठीक है जी, ये आपका हो गया आपका सागरीय तापीय ऊर्जा। इसके बाद भूतापीय ऊर्जा है। भूतापीय ऊर्जा में चलते 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 मैं आपको बता देता हूँ। पृथ्वी की जो संरचना है वो क्या होती है, 3 तरह से बनी होती है। भूपर्पटीय है, प्रावार है, करोड़ है। तो भूपर्पटीय की मोटाई 60 किलोमीटर तक, प्रावार 1000 किलोमीटर तक, और करोड़ नीचे 3200 तक। करोड़ ठोस होता है, प्रावार द्रवित होता है। प्रावार में गर्म मैग्मा होता है। ये मैग्मा कभी कभी ऊपर की सतहों को तोड़ते तोड़ते ऊपर तक आ जाता है, और बिल्कुल ऊपर नहीं आ पाता। नीचे जो जल का सतह होती है, उस जल की सतह तक ये पहुंच जाता है। और जल की सतह तक पहुंचने के बाद में ये जो है, ये क्या काम करता है, ये इस सतह पर जितना भी जल होता है, जल को पूरे को वाष्प में बदल देता है। और ये जल वाष्प ऊपर जो हमारे उपग्रह हैं कृत्रिम, वो कृत्रिम उपग्रह है, उसका चित्र कर खींच लेते हैं, और उनके सोर्सों का पता लगा लेते हैं कि कहाँ पे ये जल वाष्प के स्रोत हैं। तो पृथ्वी को खोद करके पास वाष्प स्रोतों तक पहुंचा जाता है। और ये वाष्प पृथ्वी से जब बाहर निकलते हैं तो बहुत प्रेशर से निकलते हैं, और इन वाष्पों का उपयोग टरबाइनों को घुमाने के लिए किया जाता है, और विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो लगभग 10 से 20 साल तक एक बार अगर इसमें काम मिल गया, अगर ऐसा कोई वाष्प स्रोत, तो 20 30 वर्षों तक उसमें से लगातार भापें निकलती रहेंगी, और वो जो है विद्युत ऊर्जा उत्पादित होती रहेगी। तो स्टूडेंट्स, अब ये वीडियो फिर दोबारा से नाभिकीय ऊर्जा रह गई है। तो ये अब काफ़ी लंबा हो जाएगा, 14 15 मिनट की वीडियो हो गई है। तो इसको मैं आपको नेक्स्ट डे में बताऊंगा। थैंक्स लॉट। जय श्री कृष्णा।